रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 19। निहाल निष्ठा बैठे ही हुई थी कि तभी उन्हें दरवाजे से आहट हुई। वह देखते हैं वहां पर उनके दोस्त थे जो उन्हें देखकर दांत दिखा रहे थे। सब लोग उनके पास आ जाते हैं। निहाल का चेहरा ही उतर जाता है। निष्ठा सबको देखकर मुस्कुरा देती है। आयु उसके करीब आकर उसके चेहरे को देखते हुए, तुम इतना ज्यादा लाल लाल क्यों हुई हो, क्या हुआ? तुम्हारा मूवमेंट हमने खराब कर दिया क्या? कहकर वह निहाल को देखता है क्योंकि निहाल उसे ही घर रहा था। निहाल उसे देखते हुए बोला, हाँ तुमने मेरा अच्छा खासा रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया। तो आयु मुस्कुरा देती है और फिर निष्ठा का हाथ पकड़ते फिर बोली, अरे चलो हम सब घूमने आए हैं ना, यहाँ मुझे सब जगह घूमना है यहाँ पर। और फिर निष्ठा को देखते हुए, निष्ठा तुमने मुझे यहाँ पर बहुत किसी चीजों के बारे में बताया था और बहुत से लोगों के बारे में भी। मुझे सब जगह घूमना है, मंदिर चलना है, सब जगह चलना है, तुम चलो। और फिर निहाल को घूरते हुए, इससे दूर रहो, ये आज मेरे पास रहेगी। तो निहाल निष्ठा का हाथ पकड़ते हुए, नहीं है मेरे पास रहेगी। तो आयु से खींचकर अपने साथ ले आती है। उसके साथ ही तारा और सिया भी चली जाती है और सब लड़के एक दूसरे को चेहरे को देखने लगते हैं और वह भी उठकर चले जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें पूर्वी और पिंकी मिल जाती है, जहां पूर्वी भी उन सब लोगों के साथ जाने के लिए तैयार थी। वहीं पिंकी जब देखी है सब लोग जा रहे हैं, वह भी एक्साइटेड लिए आगे जाकर कहती है, और उसने तो अपने साथ रवि को भी ले लिया। वही रवि को देखकर तो निहाल का चेहरा ही उतर गया। उसे रवि का चेहरा देखकर ही गुस्सा आ रहा था। वह अपने आप को कंट्रोल करता है और वहां से सब लोग एक साथ निकल जाते हैं। सब लोग कर से जाने वाले थे, लेकिन निष्ठा ने उन्हें कहा कि हम चलकर जा सकते हैं, तो सब लोग मान गए। वैसे भी उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं। जहां सब लड़कियां एक साथ मस्ती करके जा रही थी और पिंकी भी उन्हीं के साथ थी, लेकिन सब उसे एक तरीके से इग्नोर कर रहे थे और वह जान पा रही थी। वही सब लड़के अपने ही हाल में जा रहे थे। उन्हें लड़कियों के साथ घूमना था, लेकिन ये तो उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी सब लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर जाकर पंडित जी से सब मिलते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं। पंडित जी सबको प्रसाद देते हैं। निष्ठा को प्रसाद देते हुए मुस्कुराते फिर बोल, बेटा तुम अपने दोस्तों को सब जगह घुमा देना और यहाँ की खूबसूरती तो देखा देना। तो वह मुस्कुराकर अपना सर हमें हिला देती है। फिर सब लोग वहां से घूम कर आ जाते हैं। वह सब कई जगह घूमते हैं, जैसे कि नदियां, गांव के छोटे छोटे घर और बहुत सबसे खूबसूरत चीज जैसे कि छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत गार्डन। स्कूल में भी घूमते हैं जहां पर निष्ठा ने पहली बार पढ़ाई की। निष्ठा जैसे ही स्कूल के अंदर अपने पहले कदम रखती है, उसके चेहरे पर अलग ही नूर आ जाता है। वह चारों तरफ अपनी आंखें मटका कर देख रही थी। निहाल जो उसी के पीछे था, वह महसूस कर पा रहा था कि निष्ठा बहुत ज्यादा खुश है। वह आगे बढ़कर निष्ठा के करीब आ जाता है और एकदम से निष्ठा का हाथ पकड़ते हुए, मैं मेरी निष्ठा के साथ चल रहा हूं और कोई मुझे परेशान ना करे, कहकर वह एक नजर आयु को घूरता है। निष्ठा क्या कहे, निहाल तो उसे मौका नहीं देता। वह उसको अपने साथ गार्डन एरिया के पास ले जाता। निष्ठा तो अपने स्कूल, अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। निहाल उसके चेहरे पर वह मुस्कान देख पा रहा था जिससे उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए निष्ठा को अपने बाहों में भर लेता है। निष्ठा अभी भी चारों तरफ देख रही थी। निहाल उसके चेहरे को थामते हुए बोला, ऑफ हो, तुम थोड़ा मुझ पर फोकस कर लो ना, तुम ऐसे इधर उधर क्यों देख रही हो? तो निष्ठा उसके दोनों हाथों को थामकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ना, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बचपन की यादें याद आ रही है। यहाँ पर कितनी ज्यादा खेलती थी, भागती थी, कितनी बार मुझे यहाँ पर चोट भी लगी है। कहकर वह एक पत्थर की तरफ इशारा करती है जो अभी भी वैसे ही है, और झूला कितनी सारी छोटी छोटी चीज है जिसे देखकर निष्ठा बहुत सी बातें निहाल को बताती। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सब कहते हुए निहाल उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। वो निष्ठा की खुशी को महसूस कर पा रहा था। वह बहुत ज्यादा ही खुश थी। निहाल उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, हाँ पता चला मुझे, तुम बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ही ज्यादा, और रोना बंद करो, छोटे छोटे बातों पर रो देता हूँ। वही बाकी सभी एक साथ घूमते हो रहे थे। आयु को भी वह जगह काफी पसंद आई। उसे भी निष्ठा की यादों के बारे में पता था, जिस वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऋषि उसके हाथ को थामते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? तो आयुष सब चीजों को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोली, हर मुझे सब जगह बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषि उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए फिर बोला, हाँ बहुत ही कम चीज से जो मेरी सैरनी को पसंद आई है, और यह भी उनमें से एक चीज। तो आयु मुस्कुरा देती है और सब लोग एक साथ घूम रहे थे। वहीं पूर्वी भी उन सबके साथ घूम रही थी और बातें कर रही थी। वह सबके साथ नॉर्मल ही थी। और बात रही पिंकी और रवि की, उन्हें तो कोई देख भी नहीं रहे थे और सब लोग अपने अपने ही में ही वह एक दूसरे को देख लेते हैं और एक दूसरे के साथ अभी घूम रहे। घूमते हुए निहाल और निष्ठा जिस जगह पर थे उसे जगह पर पहुंच गए थे।
निहाल एक पत्थर से टिका हुआ खड़ा था, वहीं उसने निष्ठा को भी अपने सीने से पीछे से लगाया हुआ था। निष्ठा मुस्कुराकर सब चीज देख रही थी और निहाल उसके कंधे पर सर रख के उससे बात कर रहा था और मिश्रा मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। पिंकी अपना फोन निकालकर उन दोनों का फोटोज क्लिक करने लगी। जब रवि ये देखा है तो गुस्से से पिंकी को घूरते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? तो पिंकी मुस्कुराते हुए बोली, पापा इसे बहुत ज्यादा अच्छी समझते हैं ना, मैं पापा को दिखाना चाहती हूँ कि यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस लड़कों को फंसाना जानती है। जब तक पापा इसकी असलियत नहीं देखेंगे तो बस इसी का गुणगान ही करेंगे। तो रवि उसे घूरते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे पापा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका तो कोई नहीं है, उसका लाइफ है, वह कुछ भी कर सकती है, इसमें तुम या मैं कुछ भी नहीं कर सकते चाहकर भी। तो पिंकी गुस्से से अपना दांत चबाते हुए फिर बोली, हाँ मुझे तो इसी बात का ही घमंड था कि इसका कोई नहीं है, कोई इसे पूछेगे भी नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि इसने उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया है अपनी मीठी मीठी बातों से और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर। देखो ना कितना अमीर अमीर दोस्त पता लिया है उसने। उसकी नज़र तो निहाल के चेहरे पर की थी, तो निष्ठा को प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहा था और उसकी आंखों में जलन साफ साफ दिख रही थी। रवि की आंखों में भी जलन थी, लेकिन वह अपने आप को संभाल रहा था। उसे पता था कि निष्ठा की लाइफ है, वह कुछ भी कर सकता है और वह चाहकर भी क्या कर सकेगा। उसे पता था कि निहाल के कंपटीशन में तो वह बिल्कुल भी नहीं है। वहीं निजाल निष्ठा तो अपने ही दुनिया में खुश थे। निहाल निष्ठा को अपनी तरफ पेलेट देता है और उसके चेहरे को देखकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, अच्छा सुनो निष्ठा, कहकर वह उसे देखने लगा। निहाल उसके गहरी आंखों में लगे हुए काजल जिसमें उसकी आंखें और ज्यादा गहरी लग रही थी, वह उसमें ही देखकर खो ही गया। निहार के ऐसे कुछ ना कहने पर निष्ठा उसके सीने पर हाथ रखने पर बोली, क्या हुआ, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? तो निहाल होश में आते हुए उसके गाल को सहलाते फिर बोला, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें देखकर मुझे एक बहुत खूबसूरत सा और छोटा शायरी करना चाहता हूँ। तू ही मेरी चाहत है, तू ही मेरी राहत है, अपनी नजरों में बसा लूं तुझे ऐसे कि कोई जुदा ना कर पाए मुझे तुझसे, क्योंकि तू मेरे लिए मेरी पूरी कायनात है। उसकी प्यारी सी शायरी सुनकर निष्ठा मुस्कुरा देती है, फिर उसे देखते हुए इतनी छोटी सी, तो निहाल उसे कमर से थामकर अपने से सताते हुए उसके चेहरे को अपने और करीब करते हुए बोला, सुनो वैसे मुझे शायरी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तुम्हारे लिए ही मैं बस यह वह भी तुम्हारी इस खूबसूरती में घायल होकर बोल दिया। और मैं जिसमें परफेक्ट हूँ वह तो तुम अच्छे से जानती हो। निष्ठा अपनी नज़र से उठाकर उसे नाचे मुझे देखने लगी। दोनों की ही सांस से एक दूसरे से उलझ रही थी, जिससे निष्ठा की धड़कें तेज थी। निहाल मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा है, फिर उसके होठों से अपना होंठ जोड़कर उसे किस करने लगता है। निष्ठा तो शॉक्ड रह गई थी, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन निहाल की हरकतों को वो अच्छे से जान गई थी। वह ज्यादा ना सोचती फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके गले में अपना बाहें डाल लेती है। निहाल से कुछ देर किस करता है। वो किस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उनके सब दोस्त आ जाते हैं। उन्होंने पहले ही रवि और पिंकी को वहां पर खड़ा देख लिया था। पिंकी जब उन लोगों को आते हुए देखते हैं वह छत से अपना फोन ऑफ कर देती है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वही सब लोगों के आने के आहट से निहाल निष्ठा को छोड़ देता है। निष्ठा के सांसें तेज हो गई थी, वह अपने आप को संभाल लेती है और अपने आप को नॉर्मल करती है। निहाल सब लोगों को घूरते हुए बोला, जाओ यहाँ से, हम कुछ देर में आते हैं। तो सब लोग उन्हें घर कर चले जाते हैं। वह लोग कुछ देर में आ जाते हैं। आयु वापस से निष्ठा को अपने साथ ले लेती है और उसके साथ ही मस्ती करने लगती। अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, जिस वजह से कोई बच्चे नहीं थे और बस कुछ ही स्टूडेंट हैं जिनके स्पेशल क्लासेज थी, क्योंकि वह स्कूल अब तक 10th क्लास तक हो गया था, जिस वजह से कुछ बड़े स्टूडेंट ही थे। अभी उनका क्लास था, जिस वजह से लोग आसानी से घूम रहे थे। तभी क्रिश उसके वहीं पर घूम रहा था। उसका फोन बताए वह कॉल रिसीव करता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर खुशी और थोड़ा शौक वाला एक्सप्रेशन था, जो सब लोग नोटिस कर रहे थे, क्योंकि सब लोग भी उसे देख रहे थे। कॉल आने की वजह से सब एक जगह रुक गए थे। वह बात करने के बाद कॉल कट करते हुए सब लोगों को देखा था है। सब लोग उसे कंफ्यूजन से देख रहे थे। क्रिस मुस्कुराते फिर बोला, अरे भाई की शादी है ना, तो सब फोन कर रहे हैं और मेहमान आना तो शुरू हो गए हैं, हमें भी कल निकलना है। मोम ने फोन करके दिमाग खराब कर दिया है, प्लीज हम सब कल चलेंगे। ओके, तो सब अपना सर हमें दिला देते हैं। तो क्रिश निहाल को देखकर मुस्कुराते फिर बोला, अरे पता है कौन आने वाली है? तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, तू तो ऐसे कह रहा है कोई महारानी आने वाली है? तो क्रिस मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ, महारानी से कम नहीं, आलिया आने वाली है। उसके बाद सुनकर निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे सच में आलिया आने वाली है? तो वह अपना सर हमें दिला देता है। आयु के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वह उसे देखते हुए बोला, अरे मैं कितने दिनों बाद उसे मिलूंगी।
क्या सच में वह आने वाली है? तो कृष और निहाल से देखकर अपना सर हम हिला देते हैं। ऋषि के चेहरे पर भी मुस्कान थी। तारा भी शायद उसे जानती थी, लेकिन श्रिया और निष्ठा दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को देखे थे और सबको देखे थे, क्योंकि वह उन्हें नहीं जानती थी। निहाल के चेहरे पर मुस्कान थी आलिया का नाम सुनकर, लेकिन वह कुछ ही पल में फीकी पड़ गई। उसकी नज़र निष्ठा के चेहरे पर थी, जो उसे देख रही थी। वह उसे देखकर फिर आयु को देखकर पूछती है कि वह कौन है, तो आयु बताती है कि यह उन सबके दोस्त से बचपन से उनके साथ ही पढ़ी थी। आयु बहुत कम जानती है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वह बाहर चली गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। अभी शादी की वजह से शायद आई है। तो कृष अपना सर हमें हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने उसे कांटेक्ट लिया था, बुलाया था, और मुझे यकीन नहीं था कि वह आएगी, लेकिन सच में वह भी आ रही है, क्योंकि उसका भी एग्जाम खत्म हो गया है, इस वजह से कहकर मुस्कुरा देता है। तभी एकदम से कोई निष्ठा को कमर से पकड़कर और दूसरे हाथ से उसकी आंखों पर हाथ पर रख के घूरते हुए, चिल्लाते हुए, मुस्कुराते हुए बोला, पहचानो मैं कौन हूं? तो निष्ठा बहुत ज्यादा डर गई इस अचानक से, क्योंकि वही सब लोग उसे देख रहे थे और निहाल की आंखें तो गहरी हो गई थी उसे इंसान पर। वह उसकी ओर कदम बढ़ाकर उसकी तरफ जाता है और एकदम से उसके पकड़ से निष्ठा को छुड़ा देता है। वह उसे इंसान को घूरे जा रहा था। निष्ठा अचानक उससे दूर होने पर पहले तो संभाल कर खड़ी होती है। निहाल उसके हाथ को थाम रखा था और सामने वाले इंसान को देखती है। निहाल उसे उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि निष्ठा एकदम से उसे देखकर बोली, सानू तुम। वो लड़का जो सानू था, जब उसे देखता है कि निष्ठा उसे पहचान गई तो वह मुस्कुरा कर देखा है। निहाल का हाथ भी रुक गया था। निष्ठा निहाल का हाथ छुड़ाकर भाग कर जाकर उसे के गले लग गई। सानू भी उसे कसकर गले लगा लेता है। पूर्वी भी जो वहीं पर थी वह भी जाकर भागकर उसके गले लग गई। सानू उसे भी बाहों में भरते हुए बोला, अरे नक चढ़ी, तुम यहाँ है, मुझे लगा कि तू कभी यहाँ नहीं आएगी, तुम तो भी बड़े घर की बेटी हो गई है। तो पूर्वी उससे दूर होकर उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोला, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है तेरा। वही सब लोगों ने देख रहे थे, उसे को कोई नहीं जानता था, जिस वजह से सब अनजान थे। निष्ठा तो उससे दूर ही नहीं हो रही थी, जो निहाल को गुस्सा दिला रहा था। कुछ देर में निष्ठा पूर्वी सानू एक दूसरे से अलग होते हैं। उससे दूर होते ही निहाल निष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। निष्ठा की नज़र निहाल पर जाती है। उसके चेहरे पर जलन साफ साफ देख पा रही थी और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। निहाल उसे घूरते हुए बोला, निष्ठा ये कौन है? वही सानू खड़ा था। वह मुस्कुरा कर निष्ठा को अपने करीब करके उसके कंधे पर हाथ रख दे, फिर बोला, ये तो मेरी जान है, तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर तो निहाल के आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह अभी उसे लड़के को मार डालना चाहता था जो निष्ठा को अपनी जान बता रहा था। निहाल निष्ठा के हाथों कसकर पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, तुम हो कौन? कहकर उसकी तरफ कदम बढ़ाता है कि निष्ठा उसको गुस्से में देखकर रोकते हुए बोली, ये मेरा दोस्त सानू। पूर्वी सानू और मैं एक साथ बचपन में पढ़ते थे। शानू पूर्व के कंधे पर हाथ रखकर फिर दूसरे तरफ निष्ठा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, और अभी भी हम फ्रेंड्स हैं। हम भले ही सिचुएशन की वजह से हम लोग अलग हो गए। पिंकी जो इतनी देर से ये सब देख रही थी वह सोचते हुए बोले, हाँ तुम तो हमारे आश्रम में ही थे ना, लेकिन अचानक तुम एक दिन हमारे आश्रम छोड़कर चले गए। जिस दिन निष्ठा गई थी उसके बाद सुनकर निष्ठा, पूर्वी और शांति में कहीं चेहरे पर थोड़ी सीरियसनेस आ जाती है। वो तीनों एक दूसरे को देखे लेकिन कुछ भी नहीं कहते। सानू बात का नॉर्मल करते हुए बोला, ओके मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, चलो यहाँ से। पूर्वी उसे घूरते हुए बोली, क्या बात करना है बताओ, और तू यहाँ क्या कर रहा है? वह भी इतने सालों बाद। तो वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस मेरा स्कूल में अभी ट्रांसफर हुआ है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो एक साथ दो काम हैंडल कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो पूर्वी मुंह बना लेती है कि सानू उन दोनों का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। निष्ठा बस पलटकर निहाल को देखती है। वह निहाल से हाथ छुड़ा ली थी। निहाल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। वह चढ़कर वहां से बाहर आ जाता है। उसके साथ ही उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। कृषि उसके कंधे पर हाथ रख के, तू चीड़ क्यों रहा है? निहाल गुस्से से उसके हाथ को झटकते हुए बोला, नहीं मैं चीड़ नहीं रहा हूं। तो आयु से घूरते हुए बोली, तेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तो कितना ज्यादा चल रहा है। अरे वह उसका दोस्त है, वह उसके साथ गई है, तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? तो निहाल थोड़ा चीड़ते हुए बोला, उसने कभी बताया नहीं कि उसका कोई मेल फ्रेंड भी है। आयु मुस्कुराते हुए निहाल को देखते हुए बोला, इसलिए जलन हो रही है कि उसका वह फ्रेंड मेल है? तो निहाल उसे एक नज़र घूरते हुए बोला, नहीं मुझे जलन नहीं हो रही है, बस उसने मुझे कभी बताया नहीं, कोई भी जिक्र किया। जहां निहाल बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ लग रहा था वही सब उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन निहाल के घूरने पर सब लोग शांत हो गए थे। लेकिन फिर भी निहाल की हालत पर उन लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वही
सानू, निष्ठा, पूर्वी तीनों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहा था कि उनके तीनों के चेहरे पर ही सीरियसनेस थी। पूर्वी चीरते हुए बोली, लेकिन तुझे ये बात किसी को बताने नहीं चाहिए कि तू उस पर कैसे भरोसा कर सकता है। तो सानू उससे बहुत देर कुछ समझाता है, जिसके बाद वह लोग नॉर्मल हो जाते हैं और वापस सबके पास आ जाते हैं। सानू उसको जल्दी फिर मिलने का कहकर फोन नंबर एक्सचेंज करके बाय कर देता है। निष्ठा वापस सबके साथ आ गई। उसे वहां पर माहौल कुछ अलग लगा। वह सबको ना समझ से देखते हुए बोली, आप लोग क्या कर रहे हैं, घर चलना नहीं है? तो सब उसे देखने लगे। पूर्वी उसके साथ ही थी। उसे देखकर पूछते हैं कि उसका वह दोस्त कहाँ गया। तो निष्ठा और पूर्वी एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर निष्ठा मुस्कुराते हुए, उसे काम था जिस वजह से वह चला गया, चलो हम घर चलते हैं। सब लोग घर वापस आ गए थे। निहाल बिल्कुल चुप था, ना ही वो निष्ठा के पास जाता ना ही उससे बात करता है। अजीब लग रहा था क्योंकि निहाल ऐसा रिएक्ट नहीं करता और वह तो उससे बात करने का, उसके करीब रहने का मौका ढूंढता, लेकिन इस बार तो वह बिल्कुल शांत है। उसे लगा कि होना हो ये सानू के मिलने के बाद से ही कुछ हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो वह उसके साथ ही था। उसने एक दो बार निहाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये तो किसी रूठे हुए बीवी की तरह रूठ कर बैठा था। सब लोग नोटिस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि सबको पता था निहाल का गुस्सा कैसा है। सब लोग वहां से घर चले जाते और खाना खाकर रेस्ट करते। अभी भी निहाल चुप था। निष्ठा को भी बेचैनी हो रही थी। वह दोपहर के 3 बजे अपने कमरे में बैठ रही थी। वह रेस्ट कर रही थी, लेकिन उसे हो नहीं रहा था। वह थक हार कर आयु को फोन कर देती है। आयु उसे सब बात बताती है क्योंकि वह जान पा रही थी कि निष्ठा बहुत ज्यादा परेशान है, जिस वजह से उसे सब कुछ बता देती है। और रीजन सुनकर तो निष्ठा की हंसी छूट जाती है। आयु जब उसकी हंसी सुनती है तो कंफ्यूजन से बोल, क्या वह परेशान नहीं होता? निष्ठा मुस्कुराते हुए बोले, अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, वह फालतू में ही परेशान हो रहे हैं। प्लीज दी, आप कुछ कहकर उन्हें मेरे कमरे में भेज दो, प्लीज प्लीज दी। तो उसकी बात सुनकर आयु उसे रोकते हुए बोली, ओके मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। आयु अपने कमरे से बाहर निकलती है। उससे बालकनी में ही निहाल मिल जाता है। वह निहाल के पास जाकर उसी के करीब खड़े हो जाती है और आसपास दिखती है। मुस्कुराते हुए बोली, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, मेरा तो मन हो रहा है यही रह जाऊं। तो निहाल से घूरते हुए बोला, तो रुक जा, यहाँ हम सब वैसे भी कल निकल रहे हैं। तो उसकी चिक को देखकर आयु मुस्कुराने लगी, फिर अपने आप से ही बोली, अरे मैं तो भूल ही गई। तू अब तो वह निहाल को अपनी आंखों के कोनों से देखते हुए बोले, अरे निष्ठा ने मुझे कहा था कि उसके कमरे में कुछ इश्यू है, मतलब कुछ लाइट से इश्यू है, जिस वजह से वह कह रही थी कि रवि को उसके कमरे में भेज देने के लिए, जिससे उसके प्रॉब्लम को ठीक कर दे। इसकी बात सुनकर तो निहाल आयु को बुरी तरह घूरते हुए बोला, क्या जरूरत है उसे भेजने की, मैं खुद ठीक कर सकता हूं। तो निहाल की हरकत को देखकर आयु सीरियस होते हुए बोली, तुझे ये सब आता है, वह तो यहाँ पर रहता है, वह सब जानता है। तो निहाल उसे घूरते भी बोला, मैं भी सब कुछ जानता हूँ, हम दिल्ली वाले हैं, हमें सब कुछ आता है। कहकर आयु के बिना कुछ आगे के बाद सुने गुस्से से नीचे आ जाता है और उसके जाते ही आयु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिससे उसने अपने काम में सक्सेस हासिल कर ली हो। वहीं निहाल निष्ठा के कमरे के बाहर पहुंचता भा एक गहरी सांस लेता और दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है। उसे अंदर कोई नहीं मिलता। तभी उसे पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह पीछे पलटकर देखता है तो निष्ठा हाथ बांधे उसे घर रही थी। निहाल जब निष्ठा को देखा है तो उसे घूरते हुए बोला, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया और किस लिए? तुम उसे रवि को तुम्हारे कमरे में बुला रही थी। निष्ठा उसके पास जाते भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बुलाया, शायद किसी ने आपको यहाँ बुलाने के लिए यह प्लान किया था। ये कहकर वो जाकर निहाल के सामने खड़ी हो जाती है और उसके गले में बाहें डाल देती है। निहाल अपना चेहरा दूसरे तरफ करते हुए बोला, मुझे नहीं पता ओ कि तुम्हें तो कुछ काम नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहकर अपने गले से उसका हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगा कि निष्ठा पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसका चेहरा उतर गया। निहाल के ऐसे कहने पर वह रुंधे हुए गले से बोला, क्या आप मुझसे इतना नाराज है कि मेरे बात बिना सुने ही चले जाएंगे? कहकर को अपना सर नीचे कर लेती है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर निहाल अचानक से रुक जाता है। वह पीछे पलटकर उसे देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? उसकी आंखों में अब तक आंसू भी आ गए थे। निहाल गहरी सांस लेकर उसे बेड पर बैठाकर उसके हाथ को थामकर उसके करीब बैठते हुए बोला, ओके ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। कहकर वो निष्ठा के आंसू पूछ देता है। निष्ठा उसे देखकर शांत हो जाती है और फिर उसे घूरते हुए बोली, आप नाराज क्यों हैं? इस वजह से कि मैंने आपको सानू के बारे में नहीं बताया। फिर वह गहरी सांस लेते फिर बोले, मैंने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया। तो निहाल चीढ़कर बोला, किसी से मुझे किसी और मतलब नहीं है, तुमने मुझे नहीं बताया और उसने कैसे तुम्हें गले लगाया? और कोई लड़का तुम्हारा इतना करीब रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
निष्ठा उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए, हाँ तो कोई लड़का अगर मेरे करीब रहे आपको पसंद नहीं है मुझे पता है, लेकिन वह लड़का नहीं है। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? निष्ठा उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे देखते हुए बोली, आप किसी को बताना मत प्लीज। तो निहाल उसे घूर रहा था। निष्ठा इसके ऐसे घूमने से अपने नजरें नीचे कर लेती है और धीमी आवाज में बोली, वह एक गे है। तो उसकी बात सुनकर निहाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह खड़े होते हुए बोला, क्या सच में वह एक गे है? तो निष्ठा उसे देखते हुए अपना सर हमें हिला देती है और फिर उदास होते हुए बोली, यह बात सिर्फ मुझे और पूर्वी को पता है और मैंने आपको बताया, आप प्लीज किसी को कभी मत बताना। उसकी जिंदगी पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल भरी है और हम दोनों ही उसके सबसे करीब दोस्त थे, और जब उसे ये सब पता चला, एहसास हुआ, वह छोटा था और इस वजह से ही वह यहाँ से चला गया। उसे इन सब के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और पूर्वी के यहाँ से जाने से मतलब जब उसको किसी ने गोद ले लिया था वह चली गई। उसके बाद मैं चली गई थी कुछ दिन में और मेरे जाते ही उसका यहाँ पर कोई नहीं था। उसे डर था कि उसकी यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा, जिस वजह से वह भी यहाँ से चल गई। हम सब छोटे थे लेकिन इतने भी नहीं कि यह बात नहीं जानते थे, और अभी कितने सालों बाद ही हमसे उसकी मुलाकात हुई, नहीं तो कांटेक्ट ही नहीं था हमारा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें देखी है लेकिन शायद अभी उसकी जिंदगी में भी खुशी आई है। उसे बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। तो निहाल उसके करीब अगर उसके हाथ को थमते हुए बैठकर उसकी बातें सुनने लगा कि सानू ने उसे बताया उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है और वह भी वही है और वह दोनों एक साथ काफी खुश हैं। ये लोग पहले जब जान तो निष्ठा और पूर्वी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि सब लोग अच्छे हैं ये तो जरूरी नहीं, और निष्ठा को तो अभी ही एहसास होने लगा कि सच में कोई भी इस दुनिया में अच्छा नहीं है। निहाल उसकी सब बात सुनकर उसका सर सहलाते हुए बोला, ओके, इसमें कोई भी बुरी बात तो नहीं है, भगवान ने जिसे जैसा बनाया इसमें उसकी क्या गलती है, किसी को अगर पता भी चला तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर निष्ठा को देखते हुए, हन तो इसलिए वह तुम्हारे इतने क्लोज आया और तुमने भी कुछ नहीं कहा? तो निष्ठा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और वैसे भी हमारे सिवा उसका है ही कौन? तो निहाल के चेहरे पर तो मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसके बाल को कान के पीछे करते हुए उसे देखते हुए बोला, ओके, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे लगा कि तुमने तुम्हारे मेल फ्रेंड के बारे में मुझे नहीं बताया। और तो निष्ठा उसके गले में बाहें डालते हुए, और आपको जलन हो रही थी नहीं तो? निहाल का चेहरा देखने लायक था लेकिन फिर भी अपना सरना में हिलाते हुए, मुझे जलन नहीं हो रही थी कहकर वह उसे कमर से थामकर अपने गोद में बैठाकर उसकी होठों के करीब बढ़ने लगा। उन दोनों के होठों के बीच बस कुछ इंच की दूरी आ गई कि तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हुआ, जिससे निहाल और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और दोनों एक दूसरे को देखने। लेकिन निष्ठा काफी ज्यादा डर गई थी, उसे नहीं लगा था कि कोई ऐसे कमरे में आएगा और इससे दरवाजा पिटेगा। वो निहाल को देखकर उसे कहती है, जाकर कहीं छुप जाए। वह बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या तुम परेशान क्यों हो? मैं तुमसे मिलने आया था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वह निष्ठा का हाथ पकड़कर जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही सामने पंडित जी थे, जैसे देखकर तो निष्ठा थोड़ी डर गई, उसे नहीं लगा था कि पंडित जी हो सकते हैं। पंडित जी निहाल और निष्ठा को एक साथ देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते, वही उनकी नज़र उन दोनों के हाथों में थी जो एक दूसरे को थमा हुआ था। वह उन दोनों को देखकर गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम दोनों हाल में आओ। वह हाल में आ गए। हाल में सभी लोग थे। पिंकी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए उन दोनों को देख रही थी जो निहाल और निष्ठा महसूस कर पा रहे थे लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे। पिंकी अपने फोन में वीडियो ओपन करके अपनी माँ और पापा को दिखाती है। जब पंडित जी ये देखते हैं तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब सुमन जी ये देखे हैं तो कितनी सारी बातें बनाने लगती है। वह निष्ठा को देखकर बोली, तुम इतनी भोली लड़की हो, देखकर पता नहीं चलता अमीर लड़कों को तुम फंसाती हो। ये बेचारा लड़का यहाँ पर घूमने आया है, तुम्हारा दोस्त, लेकिन तुम इसके साथ यह क्या कर रही हो? तुम्हें इन्होंने इतनी मुश्किल से बड़ा किया, तुम्हारे पीछे अपनी सारी पैसा भी खर्च किया और तुम यहाँ से जाकर ऐसे कांड कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निहाल उन्हें गुस्से से दूर रहा था। वह जाकर निष्ठा के हाथ को निहाल के हाथों से छुड़ाते हुए उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, बताओ तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम एक अनाथ हो, ये भूलो मत। वह शायद भूल गई थी कि निहाल वहां पर है, या उन्होंने शायद निहाल को इग्नोर कर दिया था। लेकिन निहाल और उनकी तेज आवाज सुनकर ऊपर से उनके सारे दोस्त और आश्रम के बच्चे भी वहां पर आ गए। निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी लाल आंखों से उन्हें घूर रहा था। वह कहना चाहता था लेकिन उसकी नज़र निष्ठा पर थी। वह चाहता था अपनी हक के लिए कुछ कहे क्योंकि यह जगह निष्ठा का ही है। अपनी ही जगह पर अगर अपने लिए खड़ी नहीं हुई तो बाहर कैसे अपने लिए खड़ी होगी? लेकिन निष्ठा ने कुछ भी नहीं कहा और उसकी छुट्टी उससे बहुत ज्यादा खर्च रही थी।
पंडित जी अपनी बीवी को रोकना चाहते थे लेकिन उनकी बीवी उनकी बातों को भी अनसुना कर देती है। उन्हें तो जलन हो रही थी निष्ठा और उसकी किस्मत से वह निष्ठा को कैरेक्टरलेस जताना चाहती थी। लेकिन निष्ठा को पहले से ही उनसे बहुत ज्यादा डर लगता, वो उनके साथ बदतमीजी से बात भी नहीं कर सकती थी और उसे उनकी बातें अपने दिल तक चुप रही थी। उसे मोना की बातें याद आ रही थी जो इसे ही मिलती जुलती ही थी। तभी पता नहीं सुमन जी को क्या हुआ, वह उसके ऊपर हाथ उठाने ही पाली थी कि निहाल उनके हाथों को कसकर पकड़ लेता है, फिर एकदम से मरोड़ देता है। उसकी हरकत से सुमन जी दर्द से चिल्ला पड़ती है। सब लोगों की नजर वहां पर थी, सब लोग उन्हें देख रहे थे। निष्ठा तो बहुत ज्यादा डर गई थी, वह 2 कदम पीछे घुस गई। उससे आयु तारा ने संभाल लिया को डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निहाल उन्हें घूरते हुए बोला, आपको कोई भी हक नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड पर आप हाथ उठाए। वह मुझसे प्यार करती हो और मैं उससे प्यार करता हूं। आप होती कौन है उसे इस लहजे में बात करने वाली? ना ही आप उसकी माँ है ना अब उसकी फैमिली। अगर होती तो मैं आपकी बात सुन भी लेता। उनकी बात सुनकर सुमन जी के आंखों में डर और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वह निहाल को देखकर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, तुम नहीं जानते उसे। पंडित जी उनके बीच आते हुए अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे दूर करते हैं। निहाल उनका हाथ छोड़ देता है। पंडित जी निहाल के सामने आकर उसे देखते हुए बोले, बेटा मुझे तुमसे बस यही जानना है कि तुम जिंदगी भर मेरी निष्ठा बेटी का साथ दोगे? अगर दे सकते हो ही उसका हाथ थामना। मैं नहीं चाहता कि उसके जिंदगी में कोई भी तकलीफ आए और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। निहाल जाकर निष्ठा का हाथ पकड़ता है जो खुद डर से थर थर कांप रही थी। वो उसे अपनी करीब कर खड़ा कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जी पंडित जी मैं निष्ठा से ही प्यार करता हूं। अगर आप कहें तो मैं अभी साबित भी कर सकता हूं इससे शादी करके। उसकी बात सुनकर तो सब लोग उसे आंखें फाड़ देकर रहे थे। निहाल की यह बात किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। पंडित जी निहाल की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिए। वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई और अपनी आगे की जिंदगी पर ध्यान दो। बस यही उम्मीद है कि तुम मेरे बच्चे का दिल कभी नहीं तोड़ोगे। उसने अपनी जिंदगी में हजारों गम देखे हैं पर तुम उसकी जिंदगी में अगर खुशियां ला पाओ तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पिंकी जो ये सब बातें सुन रही थी उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ साफ दिख रहा है। उसे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी। उसे लगा कि उसके पापा निष्ठा को डांटेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन उसके पापा ने कुछ नहीं कहा। वह अपने पापा के सामने जाकर खड़ी होकर गुस्से से बोले, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये लड़की इतनी घटिया लड़की है, अमीर लड़कों को फंसाना बस जानती है। ऐसी हरकत वह भी आकर हमारे आश्रम में कर रही है। आप इससे ना डांट कर इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो पंडित जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देते हैं जिससे उनके बेटी के गाल एक तरफ हो जाता है। वह अपने आंसू भरी आंखों से अपने पापा को देखते हैं। पंडित जी से घूरते हुए बोले, मुझे पता है कौन कैसा है। अब तुम किस इरादे से ये सब घटिया हरकत करके आए हो? तुम्हें किसने कहा था उनकी फोटो या वीडियो बनाने की? तुम्हें क्या जरूरत थी उनके जिंदगी में दखल देने की? तो पिंकी कुछ नहीं कहती, वो अपने कमरे में भाग गई। पंडित जी निहाल और निष्ठा के सर पर वह हाथ फेरते हुए बोले, जो बेटा। तो निहाल निष्ठा को अपने साथ बाहर ले आया। उसके साथ उनके सब दोस्त भी आ गए। निष्ठा के आंखों में आंसू थे। निहाल जब ये देखता है तो गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, रो क्यों रही हो? जब उन्होंने तुम्हें इतनी सारी बातें कही तो तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज नहीं आए। अपने लिए कब स्टैंड लोगी मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने कितना कुछ कह दिया तुम्हें लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी निष्ठा, तुमने मेरा दिल तोड़ा है आज। जब निष्ठा उसके मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वह उसे देखने लगती है। उसके आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। उसे ऐसे रोते हुए देखकर आयु और तारा से संभालती है। तारा निहाल को देखकर उसे घूरते हुए बोली, तो क्या कर रहा है? देखो वो कैसे रो रही है। तू जानता है ना वह कैसी है, तो फिर तो उसे पर गुस्सा क्यों कर रहा है? तो निहाल गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, मैं जानती हूँ वह कैसी है, लेकिन वह अपने लिए स्टैंड कब लेगी। कहकर वह गुस्से से आश्रम के बाहर चला गया जिससे निष्ठा का चेहरा और ज्यादा उतर गया। निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे बस एक बात का गुस्सा था कि निष्ठा अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। उसे जरूरत है अपने लिए स्टैंड लेने की। कोई कुछ भी कह दे वह सह जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। जिंदगी में कितने सारे लोग दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वह अगर अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, सबसे नहीं लड़ेगी, कैसे? हमेशा तो कोई नहीं रहेगा ना उसके लिए, उसके पास खड़ा होने के लिए। निहाल मंदिर में जाकर चुपचाप वहीं सामने पानी को देखकर वहीं बैठ गया। सब सोचने लगा। कुछ देर ही बेटी होगी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह पलटकर देखती तो उसके साइड में ही पंडित जी बैठे थे। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या नाराज हो, बेचैन हो? निहाल उन्हें देखता लेकिन कुछ नहीं कहता।
पंडित जी सामने मुस्कुराकर देखते हुए बोले, निष्ठा ऐसे ही है, उसे अपने लिए खड़ा होना नहीं आता, उसे दूसरों की खुशी से खुशी मिलती है। जब वह यहाँ आई थी तब वह शायद सिर्फ 6-7 दिन की होगी, मुझे पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ बाप के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे बुखार था, उसके शरीर में कई तरह के निशान थे, चोट लगी थी। मैंने जब उस नन्ही सी जान को ऐसी हालत में देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उससे इतना ज्यादा अटैच हो जाऊंगा। वह बहुत ज्यादा नाजुक और प्यारी थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत हमेशा ही कायम थी। एक दिन तो मुझे सच में महसूस हुआ कि वह शायद इस दुनिया में ही नहीं रहेगी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बचपन में जब वह यहाँ आई थी, इतनी छोटी सी बच्ची बिना माँ के कैसे रहती, और कोई भी नहीं था उसकी देखभाल करने के लिए। सुमन को तो तुम जान भी गए होंगे, वह कैसी है। शायद निष्ठा के अंदर जीने की उम्मीद थी, जिस वजह से इतनी छोटी सी बच्ची बिना माँ के जिंदा रही, इतने सारे चोट बुखार सबसे लड़ी। निहाल उनके चेहरे को देख रहा था। वह जब ये सब बता रहे थे उनकी आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था। निहाल महसूस कर पा रहा था निष्ठा की जिंदगी कितनी ज्यादा दुख भरी हुई होगी। उसने अगर दिन में एक बार अपनी मॉम से बात नहीं की, उसे अच्छा नहीं लगता, और बचपन में तो वह अपनी मॉम डैड भाई के साथ ही रहता था और उसे कितनी आदत थी उन सब की, लेकिन निष्ठा उसके पास तो कोई नहीं था। निहाल पंडित जी को देखते हुए बोला, आपने उसके मॉम डैड को ढूंढने की कोशिश नहीं की? तो वह मुस्कुराते हुए, बहुत कोशिश की, शायद वो यहाँ पर आना नहीं चाहते, या शायद वो जिंदा ही नहीं है। मुझे वह मेरे मंदिर के सीढ़ियों के पास से मिली थी, धूप से तप रही थी, पता नहीं क्या हुआ था उसे बच्ची के साथ। जब वह बड़ी होने लगी तो मुझे बस एक ही फिक्र थी, उसकी मासूमियत। वो बहुत ज्यादा मासूम है और साथ ही साथ डरी सहमी रहती, और हमेशा मुझे डर था कि वह शायद जिंदगी में कुछ कर पाए, क्योंकि वह हमेशा सब चीजों से डरती थी, छोटे छोटे चीजों से। लेकिन नहीं लगा था कि इतनी छोटी सी मेरी बच्ची आज इतनी बड़ी हो जाएगी और अपनी जिंदगी में अपने लिए खड़ी होगी। तो निहाल उन्हें देखने लगा। हूँ मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है उसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया होगा? उसने तुम्हें पसंद किया, उसे पता था कि उसकी जिंदगी में अगर कभी कोई आता तो वो जल्दी उसे छोड़कर चला जाता, और यही बचपन में हुआ। वह मैं हूं या उसके दोस्त, मुझे भी उससे दूरी बनानी पड़ी, क्योंकि सुमन और मेरी बच्ची पिंकी, उन्हें निष्ठा पसंद नहीं थी, और धीरे धीरे इस वजह से ही मुझे जब महसूस हुआ तो मैंने ही निष्ठा को हॉस्टल में डाल दिया था, इसलिए इस वजह से। तो वो बहुत रोई, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, वह मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मैं उसका पापा नहीं हूँ। बचपन में उसे लगा था कि शायद नहीं उसका पापा हूँ, क्योंकि सब लोगों के पापा होते थे, और वह जब यहाँ पर स्कूल में जाती थी तो उससे भी लगता था कि मैं उसका पापा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। और उसके दोस्त भी पूर्वी उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि उसे किसी ने गोद लिया। निष्ठा ने साफ साफ मना कर दिया था किसी और के घर जाने से, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह वहां जाएगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। वह मुझे अटैच थी तभी, लेकिन हॉस्टल में जाने के बाद सब कुछ बदल गया था, और उसकी जिंदगी में जो कोई भी आया बहुत कम समय के लिए आया, वह उसके स्कूल टीचर हो या कॉलेज प्रोफेसर हो या उसके कुछ कहने वाले बस दोस्त जो उसके साथ कभी नहीं देते थे। वह बहुत डरती थी, सबसे तड़पती थी सबके लिए, लेकिन कोई कभी उसके लिए खड़ा नहीं होता था। बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ज्यादा। और शायद अभी भी है, लेकिन तुम सबके साथ उसकी कमजोरी नहीं दिखती, शायद तुम लोग उसके ताकत बन रहे हो, जिस वजह से उसके चेहरे पर वह डर, वह सहमापन अभी नहीं था। वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, नहीं तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ता था। पंडित जी बस सामने वह डूबते हुए सूरज को देखकर सब बताए जा रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। वहीं निहाल को अपने दिल में हजारों दर्द महसूस हो रहा था, उसका दिल का टुकड़ा हुआ जा रहा है। निष्ठा ने अपनी जिंदगी में कितने सारे दुख देखे होंगे, अपनी जिंदगी में इतने सारे तकलीफ, लेकिन फिर भी वह सबके साथ खुश है। उसे बार बार निष्ठा के साथ पहली मुलाकात, वो कैसी थी, कितने ज्यादा डरी सहमी रहती थी, कितनी कमजोर थी, और उसे आज तक का सफर याद आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो अब उसके साथ है तो कभी भी निष्ठा का साथ नहीं छोड़ेगा, यह अपने आप से वादा कर रहा था। पंडित जी उसके हाथ को थामते हुए उसे देखते हुए बोले, बेटा मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम उसकी ताकत बनो, फिर उसको कभी कमजोर न होने दो। कल तुम सारे चले जाओगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि बहुत दिन तुम यहाँ रह लिए और मैं बहुत खुश हूँ तुम बच्चों। अब अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। और उसने भी कहा था कि वह कोई शादी में जाएगी, वह बहुत ज्यादा खुश है, शायद वो पहली बार किसी की शादी में जाएगी। तो पंडित जी उसे देखते हुए बोले, उसके मन में बचपन में हमेशा ही इच्छा थी, वह हर किसी की शादी देखना चाहती थी, लेकिन आश्रम के बच्चों को शादियों में नहीं जाने देते थे, बस खाना खाने देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह लोगों की जात पात उन्हें नहीं पता, तो वह कैसे उनके शादी में उन्हें शामिल करे। और इसी बात की तकलीफ तो निष्ठा को हमेशा से ही थी।
उसको जब ये पता चला कि किस वजह से उसे शादी नहीं देखने दे रहे हैं, उसका दिल टूट गया और जाना भी बंद कर दिया। ऐसे बहुत सी बातें हैं उसके बारे में जो तुम्हें नहीं पता, वो बहुत अलग है, बहुत ही। शायद मैं भी उसे इतने अच्छे से नहीं जानता, बस मैं तो उसके बचपन को जानता हूँ। बड़े होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ वह सब मुझे नहीं पता, जो वह बताती थी वह मैं जानता था। फिर खड़े होते हुए, बहुत देर हो गई है, शाम होने आया है, चलो कल तुम्हें निकलना है, जाकर रेस्ट करो। तो निहाल खड़े होते हुए एकदम से उनके गले लग गया, उसके आंखों से एक बूंद आंसू उनके कंधे पर गिर गए। पंडित जी उसके कंधे को सहलाते फिर बोले, फिर रोना बंद करो, उसे पसंद नहीं आएगा और फिर शिकायत कर देगी। मैंने उसके बॉयफ्रेंड को रुला दिया। तो वह मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं कहता और भागकर निष्ठा के पास जाता है। वो बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि वह अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही थी, लेकिन उसके इतने सारे बात, तकलीफ, पुरानी यादें, सब कुछ जानने के बाद उसे एहसास था कि निष्ठा के लिए ये सब आसान नहीं है और उसे तो उसकी जिंदगी में कई सारे इंसानों के बारे में पता नहीं। जब वो स्कूल में थी, कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन ईयर में थी, उसके साथ हुआ क्या है, ये सब सोचते हुए उसे बेचैनी हो रही थी। उसे उससे मिलना था। वह आश्रम में गया, उसे वहां पर कोई नहीं देखा। वो निष्ठा के कमरे में गई, वहां पर भी वह नहीं था। वह सीढ़ियों से अपने कमरे में गया, वहां पर भी उसे कोई नहीं मिला। वह एक बच्ची जो वहीं पर ऊपर थी उससे पूछता है तो वह बच्ची बताती है कि निष्ठा शायद ऊपर है। निहाल ऊपर चला जाता है। वह जाकर जैसे ही निष्ठा को देखा है, छत पर एक कोने में खड़ी थी और उसके दोस्त भी सब उसी के पास ही थे, उसे समझा रहे थे। निहाल भागकर निष्ठा के पास गया। निष्ठा को भी एहसास हुआ कि शायद निहाल उसके करीब है। वह पीछे पलटता है कि निहाल खड़ा था। निहाल एकदम से उसके गले लग जाता है। वह उसे अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके ऐसे करने पर वह डर गई थी पहले, लेकिन उसे उसके बाहों में सुकून मिला। दोनों को देखकर वह सब नीचे आ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। उन्हें पैकिंग करनी थी, वह कल जाने वाले थे। यश नीचे आकर सब लोगों को देखते हुए बोला, लगता है गुस्सा उतर गया। तो आयु मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो ऐसा ही तो है, वो हमसे भी वो ज्यादा नाराज नहीं रहता और बात तो उसके निष्ठा की है। तो सब लोग मुस्कुराकर अपना सर हमें हिला देते हैं और अपने पैकिंग में लग जाते हैं। वहीं ऊपर निहाल उसे अभी अपने बाहों में भरे हुए था और उसे कसकर गले लगाए हुए थे। निष्ठा कसमसाने लगी क्योंकि निहाल ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसे उसके ऐसे पकड़ने से घुटन हो रही थी। निहाल को जब एहसास हुआ तो उसे पर से अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करता है। वह उसके चेहरे को अपने आप से दूर करते हुए उसे देखने लगा। निष्ठा अपने नजर नीचे की थी, उसकी आंखों में अभी भी आंसू के बूंदे थी। जब निहाल ये देखा है, वह अपने माथे से उसका माथे जोड़ते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी, मुझसे नाराज हो, मैंने तुम पर गुस्सा किया। तो निष्ठा उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, नहीं, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं, गलती मेरी थी ना, सॉरी मुझे कहना चाहिए। तो निहाल उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, सह कुछ नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी गलती है, मुझे तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, कहकर वह उसे फिर से अपनी बाहों में भर लेता है। निष्ठा की आंखों में आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। निहाल जब यह महसूस करता है क्योंकि उसके साथ भीग रहे थे, वो उसे अपने आप से दूर करते हुए उसके चेहरे को थामकर अपने अंगूठे से उसके आंखों को पोंछते हुए बोला, ये तुम्हारे आंखों में गंगा जमुना क्यों हमेशा बहते रहते हैं, क्यों इतनी रो रही हो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उठक बैठक कर देता हूँ, लेकिन तुम रोना बंद करो। तो निष्ठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। निहाल मुस्कुराते हुए उसके गाल को रब करते हुए बोला, या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं, क्योंकि रोने की वजह से तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया था और तुम्हारी यह नाक और तुम्हारी ये लिप्स, कहकर उसके होठों को हल्के से टच करता है, जिससे निष्ठा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वह एकदम से शहर जाती है। अपनी टच से उसका रिएक्शन देखकर निहाल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। वह अपने आप से ही बोला, तुम अगर ऐसे ही मेरे टच से पिघलने लगी तो मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊंगा। उसे अपने बॉडी पर अजीब से सेंसेशन महसूस हुई और जिसे ना रोक पाते हुए वह उसके गले को पीछे से थामकर उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके दूसरे हाथ को उसके कमर पर रखकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इन दोनों को किस बहुत ज्यादा डीप थी और आज तो निष्ठा भी उसका साथ दे रही थी। हाँ, वह इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी क्योंकि निहाल उसे मौका ही नहीं देता था और खुद इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था उसे किस करते हुए कि निष्ठा तो उसके लेवल से मैच नहीं कर पा रही थी। और आज भी वही था, वह उसके लिप्स को किस करते हुए चबाने और वाइट करने लग गया और करीब 20 मिनट किसे करने के बाद निष्ठा की हालत खराब हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर निहाल उसे ऐसे ही किस करता रहा तो उसके होठों से खून आने लगेगा, जिससे वह उसे अपने आप से दूर करने लगी, जिससे निहाल ना चाहते हुए भी उससे दूर हो गया।
निहाल दूर होकर डिससैटिस्फैक्शन के साथ निष्ठा के चेहरे को देख रहा था। वही निष्ठा उसे हल्की गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। निहाल जब उसके होठों को देखता है और उसकी हालत देखता है, उसे एहसास होता है कि उसे यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह बेचारा क्या करे। निष्ठा की खूबसूरती के आगे तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। सूरज ढल चुका था, उसे जगह पर अंधेरा छाया हुआ था। निष्ठा बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी तो निहाल उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देता है और पलटकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, नाराज हो तो? निष्ठा उसके सीने में अपना सर रखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। निहाल मुस्कुराते हुए उसे अपने बाहों में कसकर भरते हुए बोला, ओके, कल हम जा रहे हैं, तुम खुश हो ना यहाँ पर टाइम बिताकर, या तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है? तो निहाल की बात सुनकर निष्ठा मुस्कुराते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, आप यहाँ पर हैं और सब लोग यहाँ पर आए, सबसे अच्छा वक्त मैंने यहाँ पर गुजारा। तो निहाल उसे एकदम से गोद में उठाते हुए उसे छत पर घुमाते हुए बोला, तो मेरी निष्ठा आज बहुत ज्यादा खुश है? तो निष्ठा अपना सर हाँ में हिला देती है। निहाल उसे गोल गोल घूम रहा था। निशा को खुशी थी कि पंडित जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। निहाल जो उसे पर गुस्सा था वह भी खुद मान गया। उसके लाइफ में सब अच्छा हो रहा था, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा खुश थी। निहाल और निष्ठा वहीं ऊपर कुछ देर बैठे रहे, एक दूसरे के साथ बात करते रहे, लेकिन फिर पूर्वी के बुलाने से निष्ठा नीचे आ गई। पूर्वी उसे अपने साथ मंदिर में ले गई। निष्ठा और पूर्वी मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठ गए। पूर्वी वहीं पर खाली जगह पर निष्ठा के गोद में अपना सर रख लेती है। पूर्वी को ऐसे देखकर निष्ठा मुस्कुराकर उसका सर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? तो पूर्वी गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे तुम कल चली जाओगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। बचपन में हम सब एक साथ कितने खुश थे, कितना अच्छा था सब कुछ, मुझे क्यों वह लोग ले गए? वह लोग अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी हमेशा अधूरी लगती है तुम्हारे बिना। पूर्वी भी निष्ठा को अपनी बहन से ज्यादा मानती, वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हालातों ने उन्हें अलग कर दिया और उन लोगों के बीच दूरी आ गई। निष्ठा उसका सर वैसे ही सहलाते हुए बोली, जिंदगी में बदलाव तो आता रहता है और तुम अपनी जिंदगी में खुश होना। तो वो मुस्कुराते हुए, कुछ तो मैं पता है, कुछ खास इंसान भी है मेरी जिंदगी में, उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं? तो पूर्वी की बात सुनकर निष्ठा मुस्कुराते फिर बोली, अगर तो सच में उससे प्यार करती है तो तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह वैसे ही जान जाएगा। तो पूर्वी मुस्कुराते हुए उठकर बैठ जाती है। वो निष्ठा के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मेरी जान, तू तो बता, तेरी लव स्टोरी कैसी रही? किसने पहले प्रपोज किया, निहाल ने या तूने? और फर्स्ट किस? फिर उसे शरारती लहजे में देखते हुए, ये सब कुछ ही तुम दोनों ने? तो निष्ठा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे घूरते, मंदिर में बैठकर कैसी बातें कर रही है? तो वह मुस्कुराते पर बोली, वैसे भी शिवजी और पार्वती जी ने तो फर्स्ट लव मैरिज की थी, उनके सामने प्यार की बातें करना बुरा नहीं होगा। वो उसे अपने और निहाल के बारे में कुछ कुछ बताती है, वह सिर्फ उसके साथ अच्छे मूवमेंट ही शेयर करती है। ऐसे ही वह दोनों एक साथ वहां पर बैठे रहे। इससे बहुत लेट हो गया, लेकिन उन दोनों को तो ख्याल ही नहीं था। तभी पंडित जी, जो शायद मंदिर बंद करने आए थे, वो उन दोनों को देखकर उन दोनों को घूरते हुए डांटते हैं और चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये दोनों लड़कियां तू बातों में ही लग गई। वह पंडित जी को कुछ देर में आने का कहकर जाकर सीढ़ियों के पास नदी के पास बैठ जाती है और बैठकर बातें करने लगती। उन्हें डर नहीं था, क्योंकि वह बचपन में यहाँ पर ऐसे ही रात गुजार देते थे, क्योंकि तभी आश्रम छोटा था और सब लोग आश्रम में जगह नहीं होते थे। वह दोनों ही ऐसे ही बैठे हुए एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। वहीं निहाल और उसके बाकी दोस्त सब खाने के बाद निष्ठा और उन सब को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। वह पंडित जी से पूछते हैं तो पंडित जी गुस्सा करते हुए बोले, ये दोनों बच्चे अभी तक नहीं आए, हमने उन्हें मंदिर से आने के लिए कहा था, लेकिन ये लड़कियां। तो निहाल उन्हें देखने हुए बोला, आप परेशान मत होइए पंडित जी, हम जाकर देखते हैं। कहकर वह सब वहां पर चले जाते हैं। वह लोग नदी के पास जाते हैं, जो मंदिर के पास ही था। वह वहीं पर ही बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। निहाल और बाकी सब वहां पर चले गए। यसे उस जगह को देखकर मुस्कुराते हुए सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखना अच्छा जगह है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो। सिया उसके चेहरे को देखते हुए, जगह तो अच्छी है और मंदिर के पास वाली जगह तो वैसे ही सुकूनदायक होती है, कहकर वह मुस्कुरा देती है। यश उसके चेहरे को देखकर अचानक से उसके गले लग जाता है। सिया समझ नहीं पाती, लेकिन वह यश को अपने आप से दूर नहीं करती। वही कृष, तारा जो सबसे पीछे आ रहे थे, उन दोनों की नज़र यस्या पर जाती है, लेकिन वह उन दोनों को इग्नोर कर देते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर चले जाते हैं। आयु और ऋषि, निहाल तीनों ही उनके पास आ जाते हैं। निहाल निष्ठा के कंधे पर हाथ रखती है तो निष्ठा पीछे पलटकर उसे देखती है।
वो मुस्कुरा कर खड़ी होते हुए बोले आप यहाँ, तो निहाल उसे देख के बोला तुमने खाना नहीं खाया निष्ठा, कितनी लेट हो गया है और बाहर कितनी हवा चल रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। निष्ठा निहाल की डांट सुन रही थी, वह उसके डांट में अपने लिए परवा साफ साफ महसूस कर रही थी। पूर्वी भी जब ये सुनती है मुस्कुरा कर खड़ी हो जाती है। पूर्वी निहाल और निष्ठा को मुस्कुरा कर देखती है, फिर पूर्वी निष्ठा के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अपना ध्यान नहीं रखती इसलिए तो इतनी कमजोर है, नहीं तो मेरी जैसे स्ट्रांग होती। वहीं पूर्वी के मुंह से जीजू सुनकर सब लोगों की नजर पूर्वी पर आ जाती है। जहां निहाल की आंखों में चमक थी वहीं निष्ठा उसे आंखें दिखा रही थी और सब लोग भी उसे देख रहे थे। निहाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला जी साली साहिबा बिल्कुल सही कह रही है। फिर निष्ठा को कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए हाँ, मेरी होने वाली बीवी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, मुझे उसे खाना पीना खिलाकर ठीक करना होगा। निष्ठा निहाल को देखती है, फिर पूर्वी को घूरती है। पूर्वी मुस्कुराते हुए निष्ठा को देखते हुए बोली तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, अरे वह तेरे होने वाले पति है तो मेरे जीजा तो होंगे ना। तो आयु हंसते हुए जाकर पूर्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले बिल्कुल सही कहा निहाल, तुम्हारा जीजू तो होगा। तो निष्ठा उसे देखने लगी, आयु मुस्कुरा देती है। वो सब एक साथ वहीं पर बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। आखिर में पंडित जी आकर सब लोगों को डांट कर कमरे में जाकर सोने के लिए कहते हैं। उन लोगों बात खत्म ही नहीं हो रही थी क्योंकि सब लोग कल जाने वाले थे और एक साथ और अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहते थे। अगली सुबह सब लोग उठकर जाने के लिए रेडी हो गए थे। उन सब लोगों को राजस्थान के जयपुर शहर में जाना था। सब लोग ट्रेन से जाने वाले थे और एक साथ मस्ती करके जाने वाले थे। सब लोग रेडी हो गए थे। निष्ठा आज सुबह से ही उदास थी, वह पंडित जी के पास बैठी थी। उसे जाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने इस बार बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया सबके साथ। पंडित जी जो उसके पास थे उसके सर सहलाते हुए बोले मेरी बच्ची आज काफी उदास लग रही हो, उदास क्यों हो जा रही हूं, ना नई जगह जा रही हो, ऐसे उदास नहीं होते ऐसे। तो निष्ठा मुस्कुराकर अपना सर हमें हिला देती है। तभी उसके सारे दोस्त वहां पर आ जाते हैं। पंडित जी सुमन जी को कहकर सबके लिए खाना लगवाती है। सब लोग खाना खा लेते हैं। निष्ठा भी थोड़ा बहुत खाना खाती है। निहाल उसके चेहरे पर उदासी देख पा रहा था। निष्ठा खाना खाने के बाद सबसे मिलती है, सबको देखती है। रवि भी वहीं कोने में खड़े होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था निष्ठा को अपने आप से दूर जाते हुए देखकर, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था जिस वजह से चुपचाप खड़ा था। निष्ठा उसे भी एक नजर देखती और मुस्कुरा देती है, वह भी मुस्कुरा देता है। सब बच्चे निष्ठा से गले लगा कर उसे बहुत सारा प्यार करते हैं। निष्ठा उसके बाद सबके साथ बाहर कार में आकर बैठ जाती है। निहाल ने उसे पहले ही मेडिसिन दे दिया था ताकि उसे उल्टी ना हो। उसे निष्ठा की इसी आदत की वजह से उसे बहुत ज्यादा फिक्र रहता था क्योंकि निष्ठा को उल्टी होने के बाद उसका चेहरा ही उतर जाता था। जैसे तैसे सब लोग वहां से निकल जाते हैं। पंडित जी की भी आंखें नम हो गई थी, निष्ठा रो रही थी। निहाल उसे अपने बाहों में भरकर उसे समझाता है। जिस निष्ठा कुछ देर में शांत हो जाती है वह उदास थी और उसका ऐसा चेहरा निहाल को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह अभी उसे कुछ नहीं कहता। कुछ देर में वह सब स्टेशन म पर पहुंच गए थे और ट्रेन में भी जाकर बैठ जाते हैं। वह लोग चीज डब्बे पर बैठे हुए थे और जिस सीट पर उनके सामने वाले ही सीट पर बहुत से लड़के लोग बैठे हुए थे और काफी शोर कर रहे थे। ऋषि हल्के गुस्से में बोला क्या जरूरत थी इसी जगह लेने की, देखो वह लोग कितना शोर कर रहे हैं, सब लोगों को अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो निहाल ऋषि को घूरते पर फिर यश को घूरते हुए बोला सब इस यश की वजह से हुआ है, तुझे हमने कहा था ना हमारे लिए एसी कोच बुक करने के लिए जिससे हमें प्राइवेसी भी मिल सके, लेकिन तू तो यश उसे घूरते फिर बोला मुझे जो टिकट मिला वह मैंने कर दिया, तुम लोगों को आखिरी मूवमेंट में ही सुझा कि ट्रेन में जाना है। रोज चुप हो जाते हैं क्योंकि यह सब आखिर में उन्हीं सब का तो प्लान था। कोई कुछ नहीं कहता, बस उसे घूरते रह जाते हैं। आयु चिल करते हुए बोली अरे जाने दो। सब लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। निष्ठा अभी भी उदास थी, वह खिड़की से बाहर देख रही थी। निहाल जो पॉपकॉर्न खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, उसकी नज़र बार बार निष्ठा पर जा रही थी। जब निहाल को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो निष्ठा का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। निष्ठा बिना कुछ कहीं खड़ी हो जाती है। निहाल उसे उन लड़कों के बीच में से ले जाकर दरवाजे के पास ले आता है। वह निष्ठा को अपने करीब करके उसे घूरते हुए बोला क्या हुआ। तो निष्ठा अपनी आंखों में जो आंसू को अब तक संभाल कर रखी थी वह फिर से बह जाती है। निहाल अपने हाथों से उसके चेहरे को थामकर उसके आंसू को पोंछते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोला रो मत। निष्ठा उसे आंसू भरी आंखों से देखकर सिसकते हुए बोली मैं जब भी वहां से आती हूँ मुझे बहुत ज्यादा उदास लगता है, वो जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। निहाल गहरी सांस लेते हुए फिर उसके माथे से अपना माथे जोड़कर उसके नोज से अपना नोज रब करते फिर बोला आई नो जान, वह जगह तुम्हारे दिल के करीब है इसलिए तो हम हर साल एक दो बार वहां पर जाएंगे, ठीक है। तो निष्ठा बस मुस्कुरा देती है, उसके सीने से लग जाती है और कुछ नहीं कहती।
निहाल फिर से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, ओ कि तुम अगर अब रोगी ना तुम्हें किस कर दूंगा, फिर मत कहना। तो निहाल की बातें सुनकर निष्ठा चुप हो जाती है। निहाल उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पसंद मैं तुम्हें किस करूं? निष्ठा शर्मा जाती है उसकी बातें सुनकर। निहाल अपना हाथ लेकर उसके गले के पीछे रखता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर कर एकदम से उसके होठों पर अपना होठ रख देता है और उसको सॉफ्टली 5 मिनट किस करता है। उसका किस सॉफ्ट था आज, जिस वजह से निष्ठा भी उसका साथ दे रही थी और निहाल को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। निष्ठा कुछ देर में उससे दूर हो जाती है। निहाल निष्ठा को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? तो वह अपने पलके झपका कर हम कह देती है। वो दोनों वापस वहां से आ जाते हैं। वहां पर बैठे हुए लड़के बस निष्ठा की खूबसूरती को ही देखने में खो गए थे। निहाल जब उन लोगों को घूरता है तो वह अपनी नजर इधर उधर कर लेते हैं। वो दोनों आकर बैठ जाते हैं। यश उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों कहाँ गायब थे? सिया निष्ठा के चेहरे पर लालिमा और उसके होठों को देखते हुए फिर बोला, मुझे तो लगता है कि यह लोग अपने प्राइवेट मूवमेंट को स्पेंड करने गए थे। नहीं कहकर वह निष्ठा को देखकर अपनी आई विंक कर देती है तो निष्ठा शर्मा जाती है। निहाल सिया को घूरते हुए बोला, हाँ तो तुम्हें भी अपना प्राइवेट वूमेन स्पेंड करना है तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तो सिया उदास से निहाल को देखते फिर बोली, क्या आपको तो पता है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है? तो तारा हंसते हुए बोली, हाँ तो सिया तुम बॉयफ्रेंड बना लो ना। तुम एक काम करो, तुम यश को अपना बॉयफ्रेंड बना लो, तुम दोनों की जोड़ी वैसे भी अच्छी रहेगी, हमेशा तो एक साथ रहते हो, ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता लेना। तो उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। वह दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से लेकिन एक दूसरे को पसंद साथ में करते हैं। यश अपने नज़र फिरते हुए सबको घूरते हुए बोला, ओ कि तुम लोग अपने अपने रिलेशनशिप को संभालो, मेरे पीछे मत पड़ो। सब उसे देखकर मुंह बना लेते हैं। तारा उसे घूरते हुए बोली, हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे थे, नहीं तो कोई नहीं, शादी में बहुत से लड़के होंगे, उनमें से कोई सिया का बॉयफ्रेंड हो जाएगा नहीं। तो सिया भी अपना सर हम में हिलाते हुए बोली, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसे अच्छा नहीं लगा यश का ऐसा बात बदलना। वही यश जब उसकी बात सुनता है तो सिया को ही घूरने लगता है। सब एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। यश का चेहरा उतर गया था लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे थे उसका चेहरा देखकर। ऐसे ही 6-7 घंटे सफर के बाद वह लोग राजस्थान पहुंच गए थे। वह स्टेशन से बाहर निकलते हैं कि उनके लिए कार आ गई थी। सब अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। निहाल जो निष्ठा अपनी बाहों में भरे हुए था क्योंकि निष्ठा हल्की की नींद में थी उसकी बाहों में। वह जब देखता है कि वो लोग कोई और जगह जा रहे हैं तो वह क्रिश जो सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठे हुए था उसे देखते हुए बोला, अरे हम सब जा कहाँ रहे हैं, ये तो कोई अलग जगह लग रहा है। तो क्रिश पीछे पलटकर उसे देखकर बोला, हाँ हम सब लोग हमारी पुश्तनी हवेली पर जा रहे हैं, हमारे घर में पहली शादी है हमारी पीढ़ी की, जिस वजह से वहीं पर ही होगी। और वह महल बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल पुराने राजा महाराजाओं के हवेली की तरह। तो सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वहीं कुछ में सब लोगों की कार वहां पर पहुंच जाती है। शादी आज से बस कुछ ही दिन बाद थी। महल में सब लोग आ गए थे और महल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही थी, मेहमान भी काफी आ गए थे, बस यही लोग आने बाकी रह गए थे। जब कार उन लोगों की उसे जगह पर इंटर करती तो सब लोग देखते रह जाते हैं। बहुत बड़ा खूबसूरत सा महल जो देखते ही रह जाए, ऐसा लग रहा था कि वह कोई राजा रानियों का महल है। निष्ठा की भी नींद टूट गई थी, वह भी सब जगह मुस्कुराकर देख रही थी। उसे वैसे भी यह सब जगह काफी ज्यादा पसंद है और वह इन सब जगह को देखकर काफी खुश लग रही थी। सब लोग कार से उतर जाते हैं। नौकर उनके सामान लेकर उन लोगों के रूम में रखवा देते हैं। वह जैसे ही महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहीं पर ही रानी जी मिल जाती है, जिसे देखकर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह सब जाकर रानी जी के पैर छूती है। रानी चित्रा निहाल को गले लगा लेते हैं और क्रिश उन्हें घूरता रह जाता है। वह भी जाकर अपने मॉम को हक करते हुए बोला, मॉम मैं आपका बेटा हूँ, आप क्यों हमेशा भूल जाती है? तो रानी जी उसके कान को पकड़कर मारोड़ते हुए बोली, फोन तक करने को तो याद नहीं रहता, चला आया बेटा बनने। और वहां पर दीप्ति जी, सुमित और प्रदीप जी, दीपक जी भी सब आ जाते हैं और कुछ मेहमान भी जो उनके रिश्तेदार थे वह सभी आ गए थे। वह सब लोगों उन्हें देख रहे थे। क्रिश और उसके दोस्तों को देखकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। रानी जी सबसे मिलती है और निष्ठा को तो देखती रह जाती है। वह दिन पर दिन उन्हें खूबसूरत लग रही थी और तारा से वो अपनापन हमेशा महसूस करती थी। आयु तो है ही बहुत प्यारी और सिया बहुत चंचल। वह सब से मिलती है और वह सब भी उनसे मिल जाते हैं। तभी एक लड़की भाग कर आती है और निहाल के गले लग जाती है। वह निहाल को हक करते हुए, हेलो बडी।
आई मिस यू सो मच, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें आने में, कहकर वह कसकर उससे हक कर लेती है। निहाल जब महसूस करता है कि वह उसे पहचानती थी तो वह भी उससे हक कर लेता है। निष्ठा जो उसी के पास खड़ी थी, वह जब उन्हें देखते हैं तो थोड़ी इनकम्फर्टेबल हो जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता और निहाल को भी एहसास होता है। वह मुस्कुराते हुए उसे अपने आप से दूर करता है और उसके चेहरे को देखते पर बोला, आलिया यू आर बैक, तो वो मुस्कुरा कर बोली, यस। आलिया बहुत ही प्यारी लड़की है और निहाल और बाकी सब की दोस्त। वह मुस्कुराकर निहाल को देखती है और सब लोगों को देखती है। वह बिना कुछ सोचे समझे सब लोगों में हक कर लेती है। इसके पास निष्ठा खड़ी थी, वह पहले तारा को हक करती है और क्रिश के पेट पर मुक्का मार देती है। तारा को तो वह जानती थी, जिस वजह से वह उसे भी हक करती है और सब लोगों के साथ हंसकर मुस्कुराकर बात करती है। वह फिर जाकर निहाल के हाथ को पकड़ते हुए बोली थी, चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है, फोन करना तो भूल ही गया तू। तो निहाल एक नज़र निष्ठा को देख लेता है। निष्ठा आयु के साथ खड़ी थी, आयु से कुछ कह रही थी तो निहाल उसके साथ मुस्कुराते हुए ओके कहकर चला जाता है। उसके जाते ही निष्ठा की नज़र उन पर जाती है, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि आयु ने बताया था कि वह नूहल की बहुत अच्छे दोस्त है और निष्ठा को भी उससे कोई बुरी फीलिंग नहीं आई, बल्कि वह तो पहली मुलाकात में ही उसे अच्छे से बात कर रही थी। आलिया उसके साथ जाकर थोड़ी दूर कोने में खड़ी हो जाती है। वह उसे घूरते हुए बोली, और तुम तो मुझे फोन करना ही भूल गए निहाल। तो निहाल उसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मैं अपनी पढ़ाई पर। तो आलिया उसे ढूंढते हुए, हाँ हाँ झूठ जाकर किसी और को बोलना। फिर वह सब दोस्त की तरफ इशारा करते हुए निष्ठा को देखते हुए बोली, खूबसूरत लड़की कौन है, बहुत ज्यादा प्यारी है। निहाल की नज़र निष्ठा पर जाती है, वह बहुत प्यारी थी। निष्ठा के बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी काजल जिससे सनी हुई आंखें जो बार बार टिमटिमा रही थी, उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान जो वह सब लोगों को देखकर कर रही थी, उसकी झुकी पलकें जिसे देखकर निहाल तो उसे देखकर खो ही गया। आलिया के उसके सर पर टिप्पणी करने से वह होश में आया और वह उसे देखने लगा, फिर गहरी सांस लेते फिर बोला, हाँ ये निष्ठा है मेरी। वो कुछ कहता कि तभी आलिया के पीछे से एक आवाज आ गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं कब से तुम ही ढूंढ रहा हूँ। इससे आलिया और निहाल दोनों ही पीछे पलटते हैं। निहाल पीछे वाले इंसान को देखा है, वह उसे नहीं जानता था। आलिया उसे देखकर उसके हाथ को पकड़कर निहाल के सामने करते हुए बोली, अरे दीप देखो, यह निहाल है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। तो दीप जब निजाल के देखता तो एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन फिर वह अपने आप को नॉर्मल करता है और उसके साथ हैंडशेक करता है। वह तीनों ही दूसरे के साथ नॉर्मल बातें कर रहे थे कि निहाल की नज़र बार बार निष्ठा के ऊपर जा रही थी, जो आलिया तो नहीं लेकिन दीप नोटिस कर रहा था। तभी निहाल देखा है कि निष्ठा कहीं जा रही है, जिससे वो भी उसे बाय कहके का चला जाता है। आलिया उसे कुछ कहते कहते रुक जाती, उसका चेहरा हल्का मुरझा जाता है। दीप उसके कंधे पर हाथ रखने हुए बोला, उदास मत हो। आलिया मुस्कुराते, मुझे यकीन है कि इस बार वो मुझे मना नहीं करेगा, मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगी। पिछली बार शायद वह रेडी नहीं था, लेकिन इस बार तो दीप उसे आंखों से ही हाँ का इशारा करता है। वह दोनों वहां से चले जाते हैं। वही महल बहुत बड़ा था और सबको अपने अपने पर्सनल रूम दिए गए थे। वही थर्ड फ्लोर में इन लोगों सबका रूम था और साथ ही साथ आलिया, दीप का भी और सुमित के भी जो कुछ दोस्त आने वाले थे, और क्रिश के जो यहाँ पर एक दो दोस्त थे, वह सब भी रुकने वाले थे। निष्ठा को आयु के बगल का कमरा मिला था और वह उसे कमरे में चली गई। वह जाकर फ्रेश होने लगी। निहाल निष्ठा को ढूंढ रहा था, उससे आयु बताती है कि उसके बगल वाले कमरे में ही निष्ठा थी और वही निष्ठा कमरे के दरवाजे को लॉक करना भूल गई थी। निहाल अंदर जाता है, उसे निष्ठा नहीं मिलती। उसे शावर चलने की आवाज आती है। वह दरवाजा बंद करते हुए अपने आप से ही बोला, ये लड़की ऐसे दरवाजा खुला कैसे रख सकती है। वह जाकर बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उसे लगा कि निष्ठा को अच्छा नहीं लग रहा होगा, उसने इसे आलिया से गले मिली और आते ही अला के साथ चला गया, जिस वजह से वह बेचैन था। उसे लगा कि शायद निष्ठा को बुरा लगा होगा, क्योंकि उसे भी बुरा लगा था जब सानू उसके गले लगा था। वह बेड पर बैठा ही था कि तभी दरवाजा खुलता है और उसके साथ ही निहाल का मुंह। निष्ठा, जिसने एक छोटी सी टॉवल से अपने आप को लपेटा हुआ था, वो टॉवल उसके सीने से उसके थाई तक ही आ रही थी, उसके क्लीवेज तक दिख रही थी और उसकी बॉडी अभी भी गीली थी, जिस वजह से वह टॉवल उससे चिपका हुआ था, जिससे वह और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी हर एक कर्व साफ साफ दिख रहे थे। वह इतने ज्यादा हॉट लग रही थी और सेक्सी लग रही थी कि निहाल का दिल ही मुंह तक आ गया था। वह तो खो ही गया था। निष्ठा की जुल्फे जो गीले होने के कारण उसे पानी टपक रहा था और उसके कंधे गले और चेहरे से चिपका हुआ था, जिसे देखकर निहाल को अपना गला सूखता हुआ महसूस। उसकी नज़र जैसे निष्ठा के चेहरे से उसके गर्दन और उसके क्लीवज पर जाती है तो वह अपने दिल पर एकदम से हाथ रख लेता है। उसे लगा कि वह यहीं पर बेहोश हो जाएगा।
उसने ए से दूसरी बार निष्ठा को देखा था लेकिन फिर भी उसका रिएक्शन तो। निष्ठा को जब ये एहसास हुआ कि सामने कोई है तो वह बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने पलके उठाकर सामने निहाल को देखकर तो उसकी भी जान हलक पर अटक जाती है। निष्ठा अपने आप को कवर करना चाहती थी लेकिन वहां पर ऐसा कुछ चीज ही नहीं था। वही साइड पर ही खिड़की था जिस पर पर्दा लगा हुआ था और वह जल्दी से उससे पर्दे के पीछे छुपते हुए निहाल को बस अपना मुंह निकाल कर देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वही निहाल तो शायद बिल्कुल किसी और ही दुनिया में चला गया था। वह बेड से नीचे उतरकर निष्ठा की तरफ अपनी कदम बढ़ाता। निष्ठा जब उसकी ऐसी रिएक्शन को देखते तो बहुत ज्यादा डर जाती। निहाल उसके करीब जाता और उसके और हाथ बढ़ाता। निष्ठा कसकर अपने आंखें बंद कर लेती। निहाल मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाकर उसके माथे को चूमता। उसके टच से ही निष्ठा पिघल रही थी। उसे एहसास हो रहा था निहाल का टच उसे कहीं से भी बुरा नहीं लगा, जिस वजह से वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखती। उन दोनों की नजर से एक दूसरे से उलझ रही थी। निष्ठा को पता ही नहीं चला वह कब उसे परदेसी बाहर आ गई। निहाल उसे कमर से थामकर अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर चिपके हुए बालों को हटा रहा था। उसकी नजरें निष्ठा के चेहरे पर ही थी, उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। निहाल उसके बाल को कान के पीछे करता है, इससे उसका हाथ हल्का सा उसके कंधे पर टच हो जाता है जिससे निष्ठा को एक अजीब सी सिमरन महसूस होती है। वह अपने आप में ही सिमटने लगती है। निहाल एकदम से उसे अपने करीब करके उसे सीने से लगा लेता है और उसे कसकर अपने बाहों में भर लेता है। निष्ठा अपने टॉवल को एक हाथ से कसकर पकड़ी हुई थी। वो धीमे आवाज में बोली, मुझे कपड़े पहनने हैं प्लीज। वो निहाल को अपने आप से दूर करते हुए उसके चेहरे को एकटिक देखते हुए बोला, ठीक है चली जाना। कहकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरता और उसके होठों के करीब अपना होठ ले जाता और जैसे ही उसके लिप्स को टच करता और किस करना स्टार्ट करता है कि दरवाजे पर नोक होने की आवाज आए, जिससे दोनों ही हड़बड़ाका एक दूसरे से दूर होकर निष्ठा जल्दी से अपने कपड़े जो वहीं पर रखा हुआ था उसे लेकर वापस वॉशरूम में चली गई। वहीं निहाल का मूड खराब हो गया था, उसे गुस्सा आ रहा था। किसने दरवाजा खटखटाया था? वही बाहर से आयु की आवाज आती है। आयु बोली, निष्ठा तुम फ्रेश हो गई, चलो नीचे चलते हैं। निहाल घूरते हुए जाकर दरवाजा खोलना है और सामने आयु को देखता है। आयु उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ निष्ठा के कमरे में क्या कर रहे हो और वह कहाँ है? तो निहाल उसे घूरते हुए बाहर निकलता है और बड़बड़ाते हुए बोला, कोई मुझे थोड़ा प्राइवेसी भी नहीं देता, क्या करूं मैं? उससे लेकर कहीं चला जाऊं इन सब से दूर, जिससे मुझे उसके साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करने को मिले। बड़बड़ाते फिर अपने कमरे की तरफ जाता है। उसे वहीं पर आलिया मिल जाती। आलिया उसे रोकते हुई बोली, तुम क्या पर बड़बड़ा कर जा रहे हो? निहाल चिढ़ा हुआ था, वह उसे देखते फिर बोला, कुछ नहीं, ओके मैं बिजी हूँ। कहकर वह अपने कमरे की ओर चला जाता है। उसे बता दिया गया था कि उसका कमरा कौन सा है। वह जाकर सीधे चिड़े हुए बेड पर बैठ जाता है और गहरी सांस लेकर फ्रेश होने के लिए चला जाता। उसे निष्ठा से मिलना था, जिस वजह से वह जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ गया। उसे इंतजार था निष्ठा का। हल में ये सब बैठे हुए थे, तभी निहाल के कान को पढ़कर मारो उड़ती हुई उसकी माँ उसके सामने आते हुए बोली, तुझे तेरी माँ की याद नहीं आती? एक बार भी तूने मुझे कॉल नहीं किया? तो निहाल जब सामने अपनी माँ को देखता है तो मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले लगते हुए, मॉम क्यों गुस्सा कर रहे हो? मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया था। तो तभी फिर से नम्रता जी उसके कान को पकड़कर मरोड़कर उसे फिर से गुस्सा करने लगती है, जिससे निहाल का चेहरा देखने लायक था। तभी रानी जी कहीं से आ जाती है। वह नम्रता जी को अलग करते हुए बोली, तुम मुझसे क्यों डांट रहे हो? प्यारा बच्चा है मेरा, कभी किसी को परेशान नहीं करता, तुम्हें तो इससे ही सब परेशानी होती है। तो नम्रता जी अपनी बहन को देखते हुए बोले, तुम कुछ मत कहो, तुम नहीं जानते इसे। जहां निहाल रानी जी के सीने से लग गया वहीं रानी जी उसके सर सहलाते हुए बोले, हाँ हाँ तुम सब मेरे बच्चे को गलत कह रहे हो, लेकिन ये तो कितना भोला भाला है। तो क्रिश जो वहीं पर था वह अपनी मॉम के पास आते हुए बोला, मो आपको सिर्फ यही भोला भाला लगता है, बाकी हम सब तो बुरे हैं। तो नम्रता जी उसके सर सहलाते हुए बोली, हाँ इससे यही सबसे मासूम लगता है। तो क्रिश भी नम्रता जी के गले लगते हुए बोला, हाँ मासी माँ बहुत बुरी है। तो नम्रता जी और रानी जी दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। वहां का माहौल एकदम से बहुत ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। तभी आलिया वहां पर आ जाती है। वह सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप सब क्या कर रहे हैं? नम्रता जी पहले से आलिया से मिल चुकी थी, वह उनसे बैठकर बातें करने लगी। रानी जी भी वहां पर कुछ देर बैठी है, लेकिन फिर उनका काम होता है, वह वहां से चली जाती है। निहाल वही आलिया के पास ही बैठा हुआ था। आर्य उसे मुस्कुराकर बातें कर रही थी और साथ ही साथ नम्रता जी और कृष। वहीं उसके बाद सब उनके दोस्त वहां पर आ जाते हैं।
निष्ठा नहीं आई थी और वही तारा जो तो शर्मा ही जा रही थी। क्रिश की नज़र उसे पर थी। आलिया जो उन दोनों को नोटिस कर रही थी वह क्रिश के पेट में कोहनी मारते हुए बोली, वो तेरी वाली है। वह मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देता है तो आलिया उठकर तारा को खींचकर अपने पास बैठाते हुए उससे बातें करने लगती है। तारा को भी आलिया काफी अच्छी लगती है, वह भी उसे थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। वहीं निहाल की नजरें तो निष्ठा को ढूंढ रही थी। वह आयु को देखकर इशारा करती है लेकिन आयु अपने कंधे उचका देती है। तभी आलिया इधर उधर देखते हुए बोली, अरे वो खूबसूरत सी लड़की कहाँ है? तो सब उसे देखने लगे। वह सबको देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे वही जो तुम सबके साथ थी। वही निष्ठा जो नीचे सीढ़ियों से आ रही थी। तभी आलिया भी पीछे पलटकर निष्ठा को देखते हैं और मुस्कुराती हुए, अरे मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो निष्ठा जो सीढ़ियों उतर रही थी वह सब लोगों को इसे खुद को निहारते हुए देखते हैं तो हड़बड़ा जाती है, गिरने लगती है कि वह अपने आप को संभाल कर नीचे आ जाती है। निहाल तो उसे गिरता हुआ देखकर खड़ा हो जाता है। निहाल उसके पास चला जाता है। वह उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम देखकर नहीं चल सकती, अभी गिर जाती। तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है, निहाल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन निहाल तो निहाल है। वो वैसे ही उसका हाथ के थौमे सबके पास आ जाता है। जब नम्रता जी उसे देखते हैं तो मुस्कुरा कर खड़ी हो जाती है। वह उसके पास जाकर उसका सर सहलाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा, लेकिन तुम्हारी खबर मेरे पास पहुंच जाती थी। कहकर वह एक नज़र निहाल को देख लेता है। निष्ठा उनकी आशीर्वाद लेती है कि नम्रता जी उसे अपने सीने से लगा लेती है। उन्हों निष्ठा से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह मोना को बहू बनाना चाहते थी क्योंकि उन्हें लगता था मोना अच्छी है, लेकिन जब से उन्होंने माना की सब हरकतें जानी है, उन्होंने जाना और महसूस किया है कि उनका बेटा निष्ठा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उन्हें निष्ठा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे और बल्कि उन्हें तो निष्ठा बहुत ज्यादा प्यारी और शांत स्वभाव अच्छी लगती है। निष्ठा को उनके पास से अपनापन वाली फीलिंग आती है, वह मुस्कुरा देती है। आलिया जो वहां पर बैठी थी उससे कुछ ठीक से समझ नहीं आया, वह वहां पर बैठी बस सब देख रही थी। तभी साम्राज्य मुस्कुराते हुए अपनी बीवी के पास आते हुए बोले, तो अपनी बहू से मिलकर हम सबको भूल गई। उनकी बात सुनकर नम्रता जी मुस्कुराते हुए सम्राट जी को देखते हैं। सम्राट जी भी निष्ठा के सर पर हाथ फेर लेती है। निष्ठा को तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, वह तो शर्म से मेरी जा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा। उसने कुछ नहीं सोचा था कि ऐसे नम्रता जी उससे मिलेंगी, क्योंकि उसे नम्रता जी से डर लगता था उन सब के बाद से। और सम्राट जी कहे ऐसे उसे बहू कहना, जिस वो तो शर्म से मेरी जा रही थी। नेहाल मुस्कुराते हुए निष्ठा को कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए बोला, अब आप लोग इसे परेशान करना बंद कीजिए। तो नम्रता जी अपने बेटे को घूरते हुए बोले, हमसे ज्यादा तो तुम इसे परेशान करते हो, हमें लगता है छोड़ो इसे। कहकर वह से छुड़ा लेती है। प्रतीक भी वहां पर आ गया था। वह छत से निष्ठा के गले लगाते फिर बोला, हेलो भाभी, आई मिस यू, कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, चलिए मेरे साथ। कहकर वो उसे खींचने लगा कि निहाल घूरते हुए प्रतीक को देखा है, प्रतीक को देखता है। अपने भाई को देखकर दांत दिखाते हुए बोला, अरे भाई आप जल क्यों रहे हैं, मेरी भाभी है, उनसे थोड़ी तो बात मैं कर ही सकता हूँ। निहाल की कुछ कहने से पहले ही वह उसे अपने साथ लेकर चली गई। तारा भी उन दोनों के साथ चली गई क्योंकि कृष बस उसे घूरे जा रहा था और नम्रता जी नोटिस कर रही थी। उन्हें डर था कि वह उसे कुछ ना कही, जिस वजह से वह पहले ही उनके साथ चली गई। वही आलिया तो वहीं पर ही शौक खड़ी थी, उसे वह सब अपने सर के ऊपर से जाता महसूस हुआ, लेकिन वह समझ पा रही थी यह क्या हो रहा है। तभी निहाल जाकर उसकी कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कैसे लगी मेरी पसंद, मेरी ड्रीम गर्ल? तो अला अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए उसे देखते हुए बोली, वह तेरी गर्लफ्रेंड है? तो वह मुस्कुराते हुए बोला, यस मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत जल्द अपना बनाने वाला हूँ। मेरा तो मन है अभी कर शादी कर दूँ, लेकिन वह रेडी नहीं है अभी। तो उसकी बात सुनकर आलिया बस फीकी सी मुस्कान दे देती है। तभी उसका कॉल आता है, वह वहां से आ जाती है। वो डे से ही वहां से आती है तो उसे वहीं पर ही उसकी फ्रेंड दीप मिल जाता है। वह जैसे ही दीप को देखती उसके गले लग जाती है। दीप ने ही उसे कॉल किया था, दीप ने भी सब कुछ सुन लिया और उसे पता था कि आलिया के दिल में क्या बीत रही होगी, लेकिन उसके दिल में आलिया के लिए फिक्र थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी थी। वह आलिया को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब से आलिया बाहर पढ़ने गई थी, दीप ही अकेला उसका अच्छा और सबसे प्यारा दोस्त था और वह दिल ही दिल में आलिया को पसंद करने भी लगा था। लेकिन आलिया हमेशा से ही बस निहाल निहाल करती रहती थी। वह निहाल को अपने बहुत अच्छे दोस्त मानती थी, उसके साथ ही वह उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उसने ग्रेजुएशन से पहले उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन पहले तो निहाल को ये लगा कि वह नाटक कर रही है, लेकिन फिर भी उसने उसे कह दिया था कि वह भी दोस्त है और वह उसके ड्रीम गर्ल कभी नहीं हो सकती, जिसे आलिया का दिल टूट गया।
निहाल ने जानबूझकर ये कहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आलिया कोई भी गलतफहमी पाले, और ये पुरानी बात है, उसे लगा कई अलग ये सब भूल गई होगी और आलिया का बिहेवियर भी नॉर्मल था जिससे वह पहले हुआ करती थी, जिस वजह से निहाल को भी उससे पर कोई भी डाउट नहीं हुआ। लेकिन आलिया का दिल बुरी तरीके से फिर से टूट गया था जैसे उसे दिन टूटा था। दीप उसे संभालकर कमरे में ले जाता है और उसे पानी पिलाकर उसका सर सहलाते फिर बोला, तू रो मत। तो आलिया रोते हुए उसे देखते हुए, आज मेरा दिल फिर से टूट गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने तो पहले ही मना कर दिया था मुझे कि वह मेरा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दिल में आस थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि वह आस भी नहीं रही। मैंने उसकी आंखों में निष्ठा के लिए बहुत प्यार देखा है जो शायद मैंने कभी किसी के लिए ना देखा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।